On Saturday, my administration helped broker a full, so I'm very proud of that. सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आपका भी शुक्रिया, और करोड़ी सिंह जी, आपका भी शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। शुक्रिया सर। बड़े दिनों के बाद मैंने अपने मंच पे दो खास मेहमानों को बिठाया है, क्योंकि एक बात थी जो मुझे लगातार परेशान कर रही थी, और तमाम मेरे जो दर्शक हैं मुझसे पूछ रहे थे सर कि सीज फायर का सच क्या है। डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि भाई मैंने सीज फायर कराया है, और वो कम से कम 22 से 23 बार मुझे याद है कि वो बोल चुके हैं। भारत सरकार चुप है, लेकिन भारत सरकार के जो प्रवक्ता हैं, जो टीवी पे बैठते हैं, या जिन्हें कह सकते हैं कि जिन्हें बयानबाजी की आदत है, वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का कोई हाथ नहीं है। ये पाकिस्तान ने हमारे पास रिक्वेस्ट की थी, उसके बाद सीज फायर हुआ। मैं थोड़ी सी पिक्चर क्लियर कर देना चाहता हूं सर, क्योंकि 4 दिन तक ऑपरेशन सिंदूर चला। 7, 8, 9, 10 तारीख को मुझे याद है कि लगभग 3:30 बजे के आसपास शाम को डोनाल्ड ट्रंप साहब का ट्वीट आया कि मैंने दोनों देशों के बीच बातचीत की है, दोनों देशों के साथ, और इमीडिएट सीज फायर के लिए दोनों देश जो है तैयार हो चुके हैं। अगर मैं उनका ट्वीट एक बार पढ़ देता हूं। आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक मेडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। ये बात उन्होंने कही थी सर। और उसके बाद हमने देखा कि हमारे विदेश सचिव आए, फिर डीजीएमओ आए। तो उसी मुद्दे को लेकर मैं बातचीत करना चाह रहा था कि क्या मैं गलत हूं, या डोनाल्ड ट्रंप साहब गलत हैं, या भारत सरकार की चुप्पी गलत है। सबसे पहले शुरुआत देवनाथ सर आपके साथ ही करूंगा, क्योंकि फिर करोड़ी जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि फौजी, मुझे लगता है फौजी के पास जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। पहले देवनाथ सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर, सीज फायर के पीछे कौन है सर? क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, या पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, या हिंदुस्तान ने रिक्वेस्ट की है सर? राजेश, आप अगर भारत सरकार का बयान देखें, चाहे वो बयान भारत सरकार के प्रवक्ता ने दिया हो, या विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने दिया हो, किसी ने भी दिया हो, राजनाथ सिंह जी ने दिया हो, या एनएसए की ऑफिस से आया हो, सब जगह सिर्फ इतना कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया। भारत सरकार ने सीज फायर अपनी मर्जी से किया, जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन किया। लेकिन अगर आप इसी लैंग्वेज को देखें, होता क्या है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत सरकार के किसी भी जिम्मेवार व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि कभी ट्रंप ने किसी को फोन नहीं किया, कि कभी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने किसी को फोन नहीं किया। भारत सरकार के किसी अधिकारी ने ये नहीं कहा कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने हमारे डिफेंस मिनिस्टर से बात नहीं की। ये समझने वाली बात है। यानी इसका एक ही मतलब निकलता है कि अमेरिका से अलग अलग उच्च पदाधिकारी लोगों ने हमारे उच्च पदाधिकारियों से बात की थी, क्योंकि उसके लिए कोई डिनायल नहीं आया। अब होता यह है कि जब भी इन ऐसी हाई लेवल पर बातचीत होती है तो उभय पक्ष उसको रिकॉर्ड करता है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल है। अगर मार्क रूबियो बात कर रहे होंगे एस जयशंकर से कि सीज फायर कर लो, तो रिकॉर्ड होता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है भारत में किसी से, तो रिकॉर्ड होता है। इस तरह से भारत में भी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ में इंटरप्रेटर्स होते हैं। देखिए, हमारे यहाँ से राजनाथ सिंह जी जब बात करेंगे, मोदी जी जब बात करेंगे, तो जाहिर बात है हमारे यहाँ से हिंदी से इंग्लिश में एक ट्रांसमीटर किया जाएगा, इंटरप्रेटर बैठता है। और हमारे यहाँ से जो कुछ भी हिंदी में बोला गया है, शायद अमेरिका में भी उनकी तरफ भी एक इंटरप्रेटर बैठता है जो कि उसको इंग्लिश से हिंदी में या हिंदी से इंग्लिश में करता है जी। ये सारे रिकॉर्ड होते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। इतना बोलने के बाद मैं फिर रिपोर्ट करूंगा, भारत सरकार ने किसी भी प्रवक्ता ने कभी ये नहीं कहा कि उनके यहां से, अमेरिका से किसी भी व्यक्ति ने भारत में अपने काउंटर केस को बात नहीं की, फोन नहीं किया था। तो हुआ क्या था? डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि बातचीत हुई थी। देखिए, बातचीत में अलग बात होता है, विचारों का आदान प्रदान अलग बात होता है,
और अमेरिका के दबाव में आके युद्ध बंदी करना अलग बात है। तो तीसरी जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं वो नहीं हुआ। ओके। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका से अलग-अलग लोगों ने अपने इंडियन काउंटर पार्ट से बात की, सिंदूर के दौरान बातचीत की, समझाया भी होगा, जी। समझाया। लेकिन इसके बाद जो अगली चीज जो अमेरिका दावा करता है कि अमेरिका के कहने पर यानी अमेरिका के दबाव में उन्होंने कहा कि उन्होंने लालच दिया। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बोलते हैं कि भारत का ट्रेड जो है वो बहुत आगे बढ़ा देंगे, कि इस बिल्कुल। लालच से भारत रुक गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, दबाव नहीं आया, ना ही लालच आया। हाँ, ठीक है। ये बात है। अब अमेरिका वाले इसी तरह की बातचीत पाकिस्तान में भी कर रहे थे, पाकिस्तान में उनकी ज़्यादा चलती है। तो उन्होंने पाकिस्तान में आर्मी चीफ डीजीएमओ से भी बात की होगी। आर्मी चीफ को बोला होगा यार अपने डीजीएमओ को बोल कि फ़ोन घुमाए इंडिया को। अब किस डीजीएमओ को पहले फ़ोन घुमाया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड होता है। हमारे यहाँ भी डीजीएमओ जब बात करते हैं टाइमर लगा होता है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने अगर पहले हमारे डीजीएमओ को फोन किया तो टाइमर लगा होता उनके पास भी। तो जाहिर बात है ये सब टेक्निकल डिटेल्स कि किस डीजीएमओ ने फोन किया कितने बजे, क्या पाकिस्तान के डीजीएमओ ने पहले फोन, ये सब डिप्लोमेटीज हैं, इसका फर्क भी नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? जी। तो मैं ये मानता हूं कि उन्होंने हमारे साथ बात की होगी अमेरिका से, लेकिन भारत ने अब बात की। अब अमेरिका से अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का फोन आ जाए एस जयशंकर को, तो बातचीत करने से तो मना नहीं करेंगे ना। ठीक है। लेकिन अमेरिका का ये दावा कि उनके दबाव में आकर हमने सीज फायर किया, ये गलत है। ओके, जी। ठीक है। मैं फिर आता हूँ आपके पास, एक बार फिर राउंड में आऊँगा आपके पास मैं। क्रोडी सिंह जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहूँगा। देवनाथ सर ने तो अपने जो मिलिट्री एक्सपीरियंस है उससे बहुत चीज़ें समझा दी। लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि अ, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति अगर ये कह रहे हैं और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 22 से 23 बार वो कह चुके हैं, तो बात में क्या दम नहीं है? कोई यूँ तो नहीं कहेगा कि मैंने सब कुछ करवाया है। कुछ तो बात है सर। देखिए राजेश जी, इसको हम सीज फायर कहें या सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज कहें, वो सेमांटिक्स की बात हो सकती है। जी। लेकिन जैसा देवनाथ सर ने कहा कि कोई भी बातचीत होती है उसका रिकॉर्ड होता है, तो कोई फॉर्मल एग्रीमेंट ऐसा पब्लिक डोमेन में नहीं आया है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में डीजीएमओ की जो बात हुई उसको एग्रीमेंट का फॉर्म दिया हो, इस तरह का नहीं आया है। जो बातचीत रिकॉर्ड हुई है, तो वो चाहे डीजीएमओ के हो या अलग अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो अपने जो काउंटर पार्ट हैं वो कहीं भी संकट होता है तो बातचीत करते हैं। लेकिन जी। वो बातचीत क्या हुई उसका पब्लिक डोमेन में कुछ नहीं है, और जब तक पब्लिक डोमेन में कुछ नहीं है हम केवल कयास लगा सकते हैं, और वो आगे के लिए रिसर्च की का फील्ड होगा जब डी क्लासिफाई होंगे कोई रिकॉर्ड है, क्योंकि डी क्लासिफाई होने में 20 साल 30 साल बाद होता है, तो उस जी। समय रिसर्चर तय करेंगे कि उस समय ऐसा हुआ होगा, इस तरह की बातें हुई, तो वो तो उस समय की बात हुई, एग्जैक्ट चीज तो उस समय सामने आएगी। लेकिन 4 दिन का जिस तरह का घटनाक्रम हुआ उसको हम वार कहें या केवल स्ट्राइक कहें या उसके बाद सीज फायर कहें या सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी को, ये इसको लेके अलग अलग है, पाकिस्तान का वर्जन अलग है, भारत का वर्जन अलग है। लेकिन अब यह है कि भारत क्या अटेन करना चाहता था उसके द्वारा, और पाकिस्तान क्या अटेन करना चाहता था, वो उद्देश्य पूरे हुए या नहीं है। देखिए जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो डैमेज दोनों साइड से होता है, एक साइड में नहीं होता है। जी। ये हो ही नहीं सकता कि एक ही साइड में, हाँ कहीं कम हो सकता है, कहीं ज्यादा हो सकता है, कुछ डायरेक्ट नुकसान होता है, कुछ कोलेटोरल होता है, साइड में भी होता है, उसमें सिविलियन भी अफेक्ट होते हैं, बिजनेस ठीक भी है। अफेक्ट होते हैं। तो ये डैमेज तो निश्चित रूप से होता है। अब उसका असेसमेंट अलग अलग हो सकता है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए, इंटरनेशनल ओपिनियन बनाने के लिए पाकिस्तान ये कह सकता है कि भारत ने सिविलियंस को ज्यादा स्ट्राइक किया, हमारे सिविलियंस को नुकसान किया।
या भारत वो एक दूसरा वर्जन दे सकता है। लेकिन निश्चित रूप से नुकसान होता है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। जी अब उद्देश्य हम क्या हासिल करना चाहते थे, क्या वो उद्देश्य हासिल हुआ या नहीं हुआ? इसके लिए उसी समय वीपी मलिक जो पूर्व सेना अध्यक्ष हैं, उनका स्टेटमेंट अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक और सामरिक उद्देश्य कितने पूरे हुए, इसको तो हम भविष्य में असेस करेंगे कि कितना उद्देश्य पूरा हुआ है। अभी तत्काल कुछ नहीं कह सकते हैं। तो तात्कालिक आधार पे हमारे को क्या हासिल हुआ? क्या हमने टेररिस्ट कैंप खत्म कर दिए, जिसके लिए बीएसएफ का बाद में आ चुका है स्टेटमेंट कि वापस वो उसी तरीके से काम करने लग गए हैं, रिवाइव हो गए हैं। वो उद्देश्य हमारा पूरा नहीं हुआ। क्या हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर पाए? हम नहीं कर पाए हैं। क्या पाकिस्तान को हम टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवा पाए? नहीं करवा पाए हैं। पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ? देखिए, पाकिस्तान में मिलिट्री और सिविलियन गवर्नमेंट में एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति चल रही थी। मिलिट्री जी दबाव बना रही थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ज्यादा हालात खराब हो रहे थे। तो पाकिस्तान में एक तरह का यूनिटी या सॉलिडेरिटी का माहौल बना और मिलिट्री अब हावी हो गई। और मिलिट्री नहीं, जो वर्दी और दहशतगर्दी का जो नेक्सस है, नेटवर्क है, वो मजबूत हो गया है इस 4 ओके दिन की घटना के बाद। कमजोर नहीं हुआ। जिसको हम कमजोर करना चाहते थे वो कमजोर नहीं हुआ है। और ये जो बाद में जनरल मुनीर के जिस तरह से प्रतिष्ठा बढ़ी और जिस तरह वो अलग अलग देशों की यात्रा कर रहे हैं, अमेरिका ने बुलाया, अब वो चीन भी जा रहे हैं, श्रीलंका, इंडोनेशिया भी जा रहे हैं, सऊदी अरब वगैरह भी वो साथ गए शहबाज जी के साथ। तो इस तरह का देखते हैं कि मिलिट्री का डोमिनेशन पाकिस्तान में बढ़ गया है। वो ओके भारत के लिए किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। और इसी के अगर मैं कंटिन्यूएशन में देखूं तो 28 जून को जो नेवल एकेडमी में भाषण दिया वहां जी के मुनीर ने, और उसके बाद 1 जुलाई को पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल में अध्यक्षता लेते हुए जो बातें कही, वो भी भारत के लिए अलार्मिंग है। वो कश्मीर को फिर से इश्यू बनाना चाहते हैं और वो ये कहते हैं कि कश्मीर को हम सपोर्ट करते रहेंगे। वहाँ लेजिटिमेट स्ट्रगल है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, पॉलिटिकल है, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। तो फिर से पाकिस्तान जो बहुत एक तरह से आइसोलेशन में था, वो फिर से पाकिस्तान एक तरह का हाइपर एक्टिव हो गया है। अब भविष्य में क्या होगा? तो जो एग्जैक्ट जिसकी बात कर रहे हैं हम, सीज फायर, तो सीज फायर तो अभी हम वर्ड को ही मानने के लिए तैयार नहीं है, फॉर्मल कोई एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन जी अभी एक तरह की शांति है, एक दूसरे को स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या ये कंटिन्यू करेगी? कब तक कंटिन्यू करेगी? मुझे लगता है ये चिंता की बात है। जब तक कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हो, दोनों के बीच बातचीत नहीं हो। लेकिन बातचीत किस रूप में शुरू करे? डायरेक्ट बातचीत मुझे लगता नहीं कि दोनों के बीच में हो पाएगी। और ठीक थर्ड पार्टी का जो इंटरवेंशन है या मीडिएशन है, वो भारत किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगा। तो अब जो एक डेडलॉक की सी स्थिति है, उसको आगे कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये बहुत चिंता की बात है राजेश जी। जी राजेश। ठीक है, चलिए मैं फिर आता हूँ, एक बार फिर आऊंगा आपके पास। लेकिन अब देवनाथ सर मैं आपके पास आना चाहूंगा। डीजीएमओ को लेकर आपने बड़ी अहम बातें कही, लेकिन जो जानकारी है हमारे पास की सबसे पहली चीज जो मुझे अखरती है एक डिफेंस एंकर होने के नाते या एक वेटरन होने के नाते, कि हमारे जो विदेश मंत्रालय है वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आया कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। हमारा डीजीएमओ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। सर, जो इसका एक गलत मैसेज नहीं देख रहे हैं आप कि एक गलत मैसेज गया पूरे देश में, पूरे भारत में? अगर पाकिस्तान पिटा था तो क्या पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को या पाकिस्तान के डीजीएमओ को पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी और ऐलान करना चाहिए था कि हमें जो है हम सीज फायर भारत के साथ चाहते हैं, चाहे उनका विदेश मंत्रालय आता, उनका डीजीएमओ आता? यहां तो हम देख रहे हैं कि पहले हम कह रहे हैं कि नहीं, हम अब सीज फायर के लिए तैयार हैं। तो ये भी तो एक गलत मैसेज गया, क्योंकि जो हारता है वही पहले हाथ खड़े करता है कि बस। तो इसे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे सर?
राजेश, सिंदूर में हमारे सरकार के दो ही उद्देश्य थे। जी। पहले तो पहलगांव का जो हमला था उसका बदला लेना, ओके। क्योंकि नेशनल प्राइड की बात थी। इसका चुनाव पे भी फर्क पड़ता। अगर अगर पहलगांव के बाद हम सिंदूर नहीं करते तो जो वोटिंग पैटर्न है उस पे काफी फर्क पड़ता, खासतौर से बिहार इलेक्शन खासकर में। बिहार का। आप बिहार को मुझे लग रहा है बिहार को टच करना चाह रहे हैं आप। तो अब हुआ ये कि देखिए, नेशनल पॉलिटिक्स है, हमें जी। डिस्कस करने से कोई ऐतराज नहीं है। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि विरोधी पक्ष को मौका दे ये बोलने का कि सरकार ने पहलगांव हमले का बदला नहीं लिया। ये समझना पड़ेगा, चाहे भारत हो या कोई भी देश हो। ओके। जो रूलिंग डेमोक्रेसीज में जो रूलिंग पार्टी होती है उसको हमेशा ये दिखाना पड़ता है कि वो एग्रेसर था, सिचुएशन उसी के हाथ में, कंट्रोल में था। तो इसके तहत जब हमने सिंदूर शुरू किया था, पहला एम था बदला लेना। ये जो शब्द है इसको यूरोपियन सभ्यता नहीं समझ पाती है। बदला लेने का कॉन्सेप्ट जो है ये ईस्टर्न सिविलाइजेशंस में, भारत की तरफ अगर देखें या मतलब हमारे यहाँ ज्यादा होता है ये बदला लेने वाला कॉन्सेप्ट। तो हमने बदला ले लिया, कैसे? आतंकवादी कैंप्स पर हमला करके। दूसरा, भारत सरकार ने बोला, सरकार ने तुरंत भारत सरकार के प्रवक्ता ने बोल दिया कि हमने पाकिस्तान को एक पाठ भी पढ़ाना था, लेसन जी। देना था। यानी जिसे हम कहते हैं कि मैं तुझे मजे चखा दूंगा, खबरदार भविष्य में तूने ऐसा किया तो हमने उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमला करके उनको एक पाठ पढ़ाने की कोशिश की। अब दोनों ही कामों में हम लोग कितना सफल हुए, वो अगर हम एज ए प्रोफेशनल बात करें तो बात ऐसी है कि हमने उनके आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। और आतंकवादी ठिकाने, राजेश, कुछ भी नहीं होते। 3 जी। आम के पेड़, 2 जामुन के पेड़, एक पीछे पहाड़, पेड़ पे लगा देते हैं बोरियां, AK-47 मारो। ऐसा नहीं है कि कोई नेशनल डिफेंस एकेडमी खोली है या इंडियन जी। मिलिट्री राइट। एकेडमी खोली हुई है। इसी तरह से आतंकवादी जहां पर एक्सरसाइज करते हैं, 4 पेड़ों के बीच में दौड़ लेते हैं। ऐसा नहीं जी। है कि कोई स्टेडियम खोला हुआ है। इस तरह से वहां जो आतंकवादी रहते हैं वो इधर उधर रह लेते हैं, कोई झोपड़ी में रह जाता है, कोई वो नलकूप या होता है ना वो किर्लोस्कर का पंप, पुप पुप पुप, उसकी झोपड़ी में रह लेता है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई बैरक्स बनती हैं, कोई हॉस्टल होता है कि भाई फलाने कंपनी का बैरक्स है या बिलित है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसा प्रोफेसर किरोमिल साहब ने कहा कि किरोमिल साहब का ये जो अध्ययन है एकदम सही है कि उन्होंने BSF भी रिपोर्ट कर रही है कि उन्होंने फिर से बना लिया है। जी। क्योंकि देखो, 4 जगह पे आतंकवादियों के कैंप में जब आप बॉम्ब डालते हैं तो जमीन में कोई नुकसान नहीं होता है। अच्छा, पहले से ही उनको अंदेशा था कि हम हमला करने वाले हैं, क्योंकि 22 मई को पहलगाम हुआ, सिंदूर चालू होते-होते 14 दिन लग गए, तो वो आतंकवादी भी इधर-उधर हो गए थे। इस गाँव में 2 किलोमीटर इधर कर दिए थे ISI ने, उस गाँव में 3 किलोमीटर उधर कर दिए थे ISI ने। तो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे जिस झुरमुट में 40 के 40 बैठे हुए थे और हमने उन पे बॉम्ब या रॉकेट गिरा दिया। फिर से एक्टिवेट हो गए। ये तो हो गया बदला लेने वाला पार्ट। और मिलिट्री पॉइंट पे, क्योंकि मैं एयरफोर्स का पायलट था, मैं आपको बता देता हूँ, मैं भी MiG-23 उड़ाता था। जिंदगी में काफी सारे 500 किलो के बॉम्ब गिराए, 1000 पाउंडर काफी सारे गिराए। जी। देखो, उनके मिलिट्री ठिकानों पे जो हमला किया वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो था, देयर इज नो डाउट। ओके। लेकिन देखो, क्या हमने उनको जो पाठ पढ़ाया, क्या हमने उनके मिलिट्री ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया? ये चीज प्रोफेशनली कहीं पे डिस्कस नहीं हो रहा। सब टीवी चैनल्स में बोला जाता है कि हमने उनकी जो भी है नेस्तनाबूद कर दिया, कमर तोड़ मटिया डाली। मेट कर दिया। जैसे जी। कि बस उनका जो रनवे है वो राख बन गया और उनके हैंगर जो हैं वो तबाह हो गए। देखो, ऐसा नहीं होता है। जब आप एक रनवे पे एक क्रेटर बनाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता दुश्मन को। पाकिस्तान की एयरफोर्स भी एक चीज इस्तेमाल करती है, फ्रांस से उन्होंने मंगाया, क्विक ड्राइंग सीमेंट। हमारी एयरफोर्स भी यूज करती है।
और उन्होंने फ्रांस से 4000 बैग मंगाकर, जितने उनके फॉरवर्ड 10 बेसेस हैं, सब जगह पे 400-400 बोरियां डाल रखी हैं। वो सीमेंट लगाते हैं कि उस खड्डे के ऊपर 4 घंटे में सूख जाता है। ओके। तो अगले अगर हम सही तरीके से आकलन करें, अगले दिन से उनके फाइटर विमान फिर से उस रनवे से टेक ऑफ और लैंडिंग कर रहे थे। लेकिन देखो होता क्या है, टीवी में थोड़ा जोश दिखाना पड़ता है, देश की जनता को थोड़ा जोश दिखाना पड़ता है, तो ऐसा बोला जाता है कि जैसे कि बस अब वो रनवे जो है वो 10-20 साल लगेंगे लगेंगे उसको रिपेयर होने में। ऐसा नहीं है, वो 4 घंटे में एक्टिवेट हो गए थे बिल्कुल। सारे उनके रनवे। ओके। तो हमारे जो अब बात ये हो रही थी कि हमने मीटिंग पहले क्यों कर ली। देखो बिल्कुल, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजीएमओ की, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश सचिव की, ये पहले, मेरा पॉइंट ये है कि ये अगर पाकिस्तान पहले करता, पाकिस्तान का डीजीएमओ आता और कहता कि हम भारत के साथ सीज फायर के लिए तैयार हैं, सीज फायर चाहते हैं, उनका विदेश सचिव या विदेश मंत्री कोई भी आता, तो एक बात अलग होती। मुझे लगता है कि वो एक ज्यादा बेटर होता। यहाँ क्या चूक हुई हमसे, अमेरिका को कहते भाई तू ही मध्यस्थता करा, लेकिन कहे कि पहले आकर पाकिस्तान बोले कि हम चाहते हैं कि भाई हिंदुस्तान से हम सीज फायर करने के लिए तैयार हैं, या हिंदुस्तान सीज फायर के लिए तैयार हो तो हम भी तैयार हैं, तो एक अलग नैरेटिव नहीं पेश होता सर देवनाथ साहब। हाँ, हुआ ये कि जब भारत सरकार को लगा कि भारत सरकार ने भारत की जनता को कन्विंस कर दिया है। देखो ये सब जो लड़ाइयाँ होती है ना, तो मिलिट्री पर्पस थोड़ी देर के बाद गौण हो जाता है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस ओवरटेक कर लेता है। ओके। तो मेन एम था कि जैसे ही वो मेन अचीव हुआ कि हमने बदला ले लिया, भारत की जनता को भी बता दिया, घुस के मारा, भारत की जनता को भी बता दिया। हमने उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया, उनको टीच ए लेसन यानी उनको पाठ पढ़ा दिया, कर दिया। तो उसके बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने ऐसा कहा कि भारत ने अपनी तरफ से अपनी उदारता दिखाते हुए ऐसी हालत में, अगर आप पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल देखें, और छोटा जी सा वक्तव्य था कि भारत पाकिस्तान के ऊपर एक उदारता दिखा रहा है, हम उन पर एहसान कर रहे हैं कि हमने सीज़फायर कर दिया है। ऐसा माहौल उस वक़्त हुआ और तुरंत जितनी मीडिया थी, अगर आप देखें प्रिंट मीडिया अगले दिन और उस वक़्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शाम के 6 बजे से हो गई कि सब जगह ऐसा था कि हमने पाकिस्तान को डरा दिया, यानी ब्रैकेट में देखें सब जगह ऐसा सारी जी। मीडिया कि पाकिस्तान हमसे डर गया, खौफ में है पाकिस्तान, भारत ने पाकिस्तान को माफ कर दिया। तो ये डेमोक्रेटिक रिक्वायरमेंट होती हैं। अब इससे ज्यादा शायद ओपन फोरम में कहना बोलना मुश्किल। ठीक नहीं रहेगा, जी। इससे ज्यादा मत बोलिएगा, ठीक नहीं रहेगा। आपको सुनने वाले, हमें सुनने वाले और नजर रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं क्रोड़ी सिंह जी के पास आऊंगा। क्रोड़ी सिंह जी, क्या वाकई में ऑपरेशन सिंदूर बिहार इलेक्शन तक चलेगा और इसके बहुत मायने हैं? किस प्रकार से आप देखते हैं और कितना लोकतांत्रिक सरकारों के लिए जरूरी हो जाता है, जो सत्ता में बैठा रहता है, कि जो देशभक्ति की जो भावनाएं हैं उनको उभार कर रखा जाए? देखिए राजेश जी, घरेलू प्रजातांत्रिक राजनीति है जिसकी तरफ देवनाथ सर ने इंगित किया, निश्चित रूप से वो फैक्टर है, क्योंकि हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो टफ होने का एक पोस्टर लेती है। हकीकत कितना है या नहीं है वो विवाद हो सकता है। और ये है कि हम घुसकर मारते हैं, हम आतंकवाद को लेके जीरो टॉलरेंस रखते हैं। तो वो इमेज लंबे समय तक कंस्ट्रक्ट कर रखी थी, इसलिए जो पहलगाम में घटना हुई उसका बदला लेना तो जरूरी था। और शायद हमारा एंटिसिपेशन ये था कि हम जो टेररिस्ट कैंप हैं उनको स्ट्राइक करेंगे, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट को स्ट्राइक नहीं करेंगे, और पाकिस्तान इस लेवल तक रिटालिएट नहीं करेगा। ऐसा हमारा शायद एंटिसिपेशन रहा होगा। और जी। इसी संदर्भ में हमारे विदेश मंत्री का एक स्टेटमेंट आया कि हमने पाकिस्तान के पहले से इन्फॉर्म कर दिया था कि हम अब स्ट्राइक करने वाले हैं आतंकवादी कैंप में। ओके। तो मुझे लगता है कि केवल आतंकवादी कैंप को स्ट्राइक करना था, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिटालिएट किया
और जो रिटालिएट था वो बहुत ही हैवी तरीके से था, तो भारत को उसका फिर जवाब देना जरूरी था। तो 9 और 10 की रात को जो कुछ हुआ वो भारत का एक तरीके का रिटालिएट था पाकिस्तान की तरफ से। और फिर जब हालात बिगड़े तो ऐसा होने लग क्या आया कि कुछ फेक न्यूज है या वो रियल न्यूज है कह नहीं सकते। एक तो जी ये है कि पाकिस्तान ने कहा कि नेशनल कमांड अथॉरिटी की पाकिस्तान ने मीटिंग बुलाई है। बाद में पाकिस्तान ने इसको डिनाई किया, लेकिन मीडिया में वो सर्कुलेट हो गई, इंटरनेशनल मीडिया में भी हो गई। इसका मतलब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर यूज कर सकता है। दूसरा ये आया कि अमेरिका का जहाज इमरजेंसी जो होती है, रेडिएशन होता है या न्यूक्लियर पावर के टाइम होता है, वो जी पाकिस्तान में आ रहा है। और इसके साथ ये कहा कि इंडिया ने जो स्ट्राइक किया उससे रेडिएशन भी हुआ है। बाद में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने एजेंसी ने मना भी कर दिया कि कोई जी रेडिएशन नहीं हुआ है। लेकिन इस तरह की वो सही न्यूज है या फेक न्यूज है कुछ नहीं, ले मीडिया में वो वाइडली सर्कुलेट हुई, तो उससे पूरी पूरी दुनिया को ये चिंता हो गई कि अगर भारत और पाकिस्तान दोनों एटॉमिक पावर हैं, एटॉमिक पावर यूज होता है तो उसके पूरी मानवता के लिए डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से दुनिया के देश एक्टिव रहे। एक्टिव किस रूप में क्या बात हुई, मीडिया में ये भी आई कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर वो भी एक्टिव हुए, किससे क्या बातचीत हुई, मीडिया में कुछ अलग अलग तरीके की रिपोर्ट हैं। तो उसको हम किस तरह से वेरीफाई करें अभी कह नहीं सकते, क्योंकि कोई भी उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो हालात बने उसमें भारत ने भी ये कहा कि अंतिम जीत हमारी हुई है, पाकिस्तान भी कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने रिटालिएट किया, फिर भारत ने जो काउंटर रिटालिएट किया वो भी बड़ा डेंजरस था। तो भारत ये मान के चल रहा है कि हमने पाकिस्तान के बहुत से बेसेज हैं या जो वहां के उनके एटॉमिक पावर वाली जगह थी या दूसरे एयर पे वो थे जहां से वो एयरफील्ड पे, उनको हमने खत्म कर दिया है। तो आज का युद्ध हो रहा है ना, इसमें इन्फेंट्री का रोल कम होता है, जी एयर पावर का ज्यादा होता है। तो उसमें हर देश कहता है कि हम जीत रहे हैं। ईरान वाले में भी यही है, ईरान कह रहा है हम जीत रहे हैं, इजराइल कह रहा है हम जीत रहे हैं। तो इधर भी भारत कह रहा है हम भी जीते हैं, पाकिस्तान भी जीते हैं। और पाकिस्तान के को तो जनरल को फील्ड मार्शल का उपाधि भी मिल गई, उन्होंने सेलिब्रेट भी कर लिया कि जी आभार भी व्यक्त कर दिया फॉर्मली मिलिट्री के लिए। तो दोनों तरफ जीत हुई है। तो अब हार तो किसी की नहीं हुई, लेकिन आगे क्या हो सकता है ये एक चिंता की बात है। क्या पॉलिटिकली हम पाकिस्तान को कमजोर कर पाए हैं, क्या स्ट्रेटेजिकली हम कमजोर कर पाए हैं, उसके लिए हमें सीरियस रिसर्च करके हमें सोचना चाहिए कि अगर नहीं कर पाए तो हम सफल नहीं रहे हैं। क्योंकि इसमें जो 4 दिन में किसको कितना कमजोर हुआ, कौन जीता कौन हारा, ये इंपॉर्टेंट नहीं जी है। भविष्य में पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली कौन किसको कितना कमजोर कर पाया, मेरे ख्याल से वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उस पर सीरियस इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च की जरूरत है कि भारत वास्तव में कुछ स्ट्रॉन्ग बन पाया है या पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग बन पाया है, या दोनों एक पेज पे आ गए हैं, दोनों में एक इक्विलेंस की स्थिति बन गई है। अगर जी इक्विलेंस की बननी है तो वो भारत के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। अच्छी अगर स्थिति। भारत मजबूत हुआ है तो निश्चित रूप से अच्छी स्थिति है। लेकिन जी मैं राजेश जी। क्योंकि जी लंबा वक्त ले लिया है, एक बार फिर हम बैठेंगे शायद अगले हफ्ते, फिर इस पे हम बातचीत करेंगे कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या वाकई में हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर पाए हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत और पाकिस्तान को दुनिया ने एक ही टेबल पर लाकर रख दिया है। फिलहाल जाते जाते इतना कमेंट्स कर दूं कि मेरे को इतना जरूर लगता है कि भारत और पाकिस्तान को खासकर अमेरिका ने एक ही तराजू में तोलना शुरू कर दिया है, जो एक बड़ी चिंता की बात है। लेकिन शुक्रिया, लंबा वक्त मैंने आप दोनों से लिया, माफी चाहूंगा। लेकिन आप लोगों ने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। कई ऐसी चीजें होती हैं जो हम खुलकर नहीं बोल सकते हैं, आपकी कुछ अपनी मजबूरियां हैं, हमारी कुछ अपनी मजबूरियां हैं। लेकिन थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आप आए, इतना लंबा समय आपने दिया, थैंक यू सर इसके लिए। करोड़ी सिंह जी, आपका भी शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम विस्तार से बताने के लिए तमाम चीजों को। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।